हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिल्सिफाई पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। कल की क्लास में हमने इंडियन पॉलिटी का सिलेबस जाना। तो आप किसी भी चाहे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का हो, तो उसका कल हमने सिलेबस देख लिया। तो उसी के क्रम में आज हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला है। अब मैं अगर पॉलिटी के इंट्रोडक्शन की बात करूं ना, तो आज हम ये जानेंगे कि पॉलिटी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, और संविधान क्या होता है, कानून का लेवल क्या है अपने भारत में, विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है। क्योंकि ये कीवर्ड्स आपको आगे यूज होंगे ही होंगे, देन वहां पे आपको डाउट होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं पहले आपको ये डाउट सारे क्लियर कर दूं, एक बेस आपका बना दूं कीवर्ड्स को लेकर के पॉलिटी में। उसके बाद मैं पॉलिटी को 1600 ईस्वी से स्टार्ट करता हूं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, किस तरीके से वो व्यापार करती है, और व्यापार करते 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 कैसे अपना यहाँ डोमिनेंट स्थापित करती है, और वो करते हुए कैसे वो राजस्व वसूलना स्टार्ट करती है। जब वो राजस्व वसूलना स्टार्ट करती है, उसको किस तरीके से ये लगता है कि हम व्यापार के साथ साथ यहाँ पे हम शासन भी कर सकते हैं, और शासन के साथ साथ कैसे वो रूल बनाएगी, कैसे एक्ट्स आएंगे, कैसे पीस इंडिया एक्ट आएगा, फिर भारत शासन अधिनियम कैसे आएगा। हम इसको सब कुछ पढ़ेंगे। देखो, एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, यहाँ पे कंपनी रूल्स होगा, एक पढ़ेंगे हम क्राउन्स रूल्स। मतलब दो प्रकार से हम इसको बांटेंगे। एक हम पढ़ेंगे 1600 ईस्वी से लेकर के 1858 तक, मतलब 57 तक मान लो वैसे, ठीक है। यहां पर है कंपनी रूल्स, ठीक है, कंपनी रूल्स। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे 1858 से लेकर के 1947 तक, यहां पे क्राउन का शासन है, ठीक है। क्राउन्स रूल, क्राउन्स रूल्स, ये हमारा पहला है, ये दूसरा है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हम सारे एक्ट्स को देखेंगे, कैसे वारेन हेस्टिंग आया, किस तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिंग आया, सब कुछ। मतलब एक एक चीज को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटी क्या है, राज्य व्यवस्था है क्या आखिर, ठीक है। तो किसी देश में शासन कैसे चलता है, या कानून का स्ट्रक्चर क्या है, यही राज्य व्यवस्था है। बात आई समझ में, मैंने क्या बोला राज्य व्यवस्था के बारे में। ये रहा राज्य व्यवस्था। कल की क्लास में हालांकि मैंने बता दिया था इसके बारे में कि राज्य व्यवस्था होता क्या है, लेकिन फिर से मैं आप जानो, समरी बताना बहुत जरूरी है कि शासन कैसे चलता है किसी देश का, शासन कैसे चलता है, कैसे चलता है, और स्ट्रक्चर ऑफ लॉ क्या है, मतलब कानून की संरचना कैसी है, प्रकृति कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। यही आपका क्या है, पॉलिटी, राज व्यवस्था है, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझो फिर से। मैंने आपको यही बताया कि किसी देश में शासन कैसे चलता है, और वहां के कानून की व्यवस्था या स्ट्रक्चर कैसा है, यही आपकी क्या है, यही आपका पॉलिटी है। ये तो रहा राज्य व्यवस्था के बारे में। अब राज्य व्यवस्था का अगर मैं बताऊं महत्व क्या है, इसमें लिखा गया है कि देश के प्रशासन के बारे में निर्देश दिए गए हैं कि किसका क्या कार्य है। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री का क्या कार्य है, प्रेसिडेंट का क्या काम है, गवर्नर का क्या काम है, कार्यपालिका का क्या काम है, विधायिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है, सारी चीजें इसमें इसमें पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि इसमें सबके काम दिए गए हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखोगे खूब अच्छे से, ओके। तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। अब तक हमने इसके इंपॉर्टेंस को पढ़ लिया, और राज्य व्यवस्था होता है क्या इसको पढ़ लिया। अब इंडियन पॉलिटी के बारे में चलते हैं, जहां से लेक्चर स्टार्ट होगा। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में क्या है कि सबसे पहले हम शासन के बारे में जानते हैं कि शासन क्या है और प्रशासन क्या है। तो प्रशासन का मतलब ये जानो, अपने भारत में जो प्रशासन है ना, प्रशासन के 3 अंग है। प्रशासन के कितने अंग, प्रशासन, प्रशासन के 3 अंग हैं, 3, 1 2 3। कौन कौन से, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका,
एंड तीसरा क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। अब तीनों का काम क्या क्या अलग अलग है, मैं आपको इसे काम बताऊं। पहले तो आप ये जानो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव। इसको एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। इसको कहते हैं जुडिशरी, जुडिशरी, ठीक है। अब तीनों का काम क्या है, आपके मन में आ रहा होगा सर इसका काम क्या है। तो बच्चा इसका काम के बारे में आपको सिंपल सा बताऊं। विधायिका का काम है कानून बनाना, मेक लॉ, टू मेक लॉ। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, अप्लाई करना, टू अप्लाई लॉ, ठीक है। और न्यायपालिका का काम है कानून की देखरेख करना। ये कानून का केयर टेकर है, ये कानून की देखरेख करता है कि भैया उसके संविधान के हिसाब से कानून बना है कि नहीं बना है। अगर कहीं भी इसका हनन हो रहा है तो न्यायपालिका ही फटकार लगाती है, ठीक है। कानून की देख रेख करना, ये चीजें आपको समझ में आई। ये प्रशासन के तीन अंग है। प्रशासन के तीन अंग क्या मैंने आपको बताया? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका के अंतर्गत क्या? विधायिका का मतलब सिंपल से जानो, जो कानून बनाता है वो विधायिका है। कानून जो लागू करता है वो क्या है? कार्यपालिका। और जो कानून की देखरेख करता है ना, वो न्यायपालिका है। ये यही अपने यहाँ भारत में प्रशासन के तीन अंग है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है तीनों अंग। और यहीं पे आपको पावर ऑफ सेपरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने यहाँ पावर का जो है वो लेवल क्या है। अपने भारत में एक स्तर भी तो होता है ना, ये तो अंग थे कि ये तीनों ऐसे अंग है। अब यहाँ पे आपको मैं लेवल बताऊंगा कि जो पावर उनके लेवल क्या क्या है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई है, एक बार ध्यान से देख लो, मैं हट जाता हूं, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और इसके बाद मैं आपको बताता हूं लेवल, ठीक है। अब लेवल्स ऑफ पावर, ये हेडिंग है आपकी, लेवल्स ऑफ पावर। सबसे पहले क्या है? सेंटर, मतलब सेंट्रल, सेंट्रल लेवल पे एक पावर है। एक स्टेट लेवल पे पावर है, स्टेट पावर। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरे पर स्थानीय सरकार, मतलब लोकल। अगर मैं आपको हिंदी में बात करूं, स्थानीय जो सरकार देखने को मिलती है, मतलब हिंदी में ऐसे समझो, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, और तीसरे नंबर पर जो है स्थानीय, मतलब स्वशासन। यहाँ 73 या 74 के बाद ये अमेंडमेंट हुआ, तब यहाँ पे ये देखने को मिला पावर, पहले नहीं था। पहले केवल दो था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। ये अपने यहाँ लेवल है पावर के। जो अपने पावर है ये डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ही हो रखे हैं, ठीक है, तीन क्रम में। सबसे ऊपर केंद्र को रखा गया है, उसके नीचे किसको? राज्य को, उसके नीचे स्थानीय शासन को, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे। अगर प्रशासन की अंग की बात होगी, देखो अंग और लेवल में अंतर समझना। अंग का मतलब होता है उसके पैरेलल, लेवल का मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ हायरार्की आपको यहां पे देखने की मिलेगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे, मतलब ऊपर से केंद्र बिंदु से नीचे आएंगे, पावर घटता हुआ आपको दिखेगा। सबसे ज्यादा पावर केंद्र में, उसके बाद राज्य में, उसके बाद स्वशासन में आपको देखने को मिलेगा, मतलब स्थानीय शासन में आपको देखने का मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि इनके अंग क्या क्या हैं प्रशासन के, तो आप अंग क्या बताओगे? अंग बताओगे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका का मेन काम क्या है? तो विधायिका का मेन काम आपका क्या है? विधायिका का है कि कानून बनाना। कानून को लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। कानून की देखरेख कौन करेगा? न्यायपालिका। ये सारी की सारी ये क्या होती है, इनके पावर क्या है, कैसे लागू होते हैं, सब कुछ आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा, ठीक है। चीजें यहां तक क्लियर है? मैं हट जाता हूं, एक बार इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था आपको समझने के लिए आपको भारतीय संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान जब पढ़ोगे तो आप भारतीय राज्य व्यवस्था समझ जाओगे। अब आपके मन में आ रहा होगा संविधान है क्या। अब संविधान के बारे में आपको बताऊं, आप पहले इसको मिटा दो अच्छे से। देखो, भारतीय संविधान,
हेडिंग आपका क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। संविधान ये क्या है? ये है एक अधिकार पत्र, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल, एक अधिकार पत्र। कोई देश कैसे चलेगा उसके लिए दिशा निर्देश, एक दिशा निर्देश। किसके लिए दिशा निर्देश? कि प्रशासन कैसे चलेगा, प्रशासन कैसे चलेगा। तो भारतीय संविधान का सिंपल सा मीनिंग ये जानो, एक सेट ऑफ रूल्स है, एक निर्देश है, एक अधिकार पत्र है। कोई देश का संविधान ये बताता है कि वहां पे प्रधानमंत्री का कार्य क्या होगा, कोई देश कैसे चलेगा, कि किसका क्या काम है, कैसे नियुक्ति होंगी, कितना कार्यकाल होगा, सब कुछ एक रूल है बना रखा है कि भैया आप अगर इसका ये हनन करोगे, ये चीजें इसके लिए ये है, इस दायरे में रह के ये पद बना हुआ है, इस पद के लिए ये चीजें हैं, तभी आप इसके लिए योग्य हो और ना अयोग्य हो। मतलब सारे इसमें रूल्स लिखे गए हैं कि पंचायत का क्या काम होगा, पंचायत कितने वर्ष पे गठन होगा, वित्त आयोग का क्या काम होगा, कितने वर्ष पे गठन होगा, प्रधानमंत्री का क्या काम होगा, प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, प्रधानमंत्री किसको नियुक्त कर सकता है, सब कुछ आपको यहाँ सेट ऑफ रूल्स में देखने को मिलेगा। यही है भारतीय संविधान। वर्तमान में 400 से 450 से ज्यादा के आसपास संविधान के आर्टिकल्स हैं, लेकिन जब संविधान मूल रूप से बना था ना, केवल 8 अनुसूचियां, 22 भाग और आपके 395 आर्टिकल्स थे। अभी 12 अनुसूचियां हो गई हैं, 25 भाग आसपास हो गए, हाँ 25 के आसपास, ठीक है, और 450 के आसपास आपके क्या हो गए हैं, आर्टिकल्स। ध्यान रखोगे, ये चीजें अच्छे से समझ आ रही है आपको, ठीक है। अब आगे लेके चलो। एक चीज इसमें और है संविधान में, लॉ एंड ऑर्डर। ये मत बोलना, लॉ एंड ऑर्डर, ऑर्डर। तो इतनी सारी चीजें हैं। देखो नोट्स के लिए परेशान मत होना, इसका सारा नोट्स मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आपको परेशान होने की नीड नहीं है, ठीक है। आ जाओ आगे। अब देखो, आपके मन में आ रहा होगा ना कि क्या संविधान जो शब्द है, क्या संविधान भारत में पहले नहीं था, संविधान ये अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ। अगर ये नियम, ये कानून नहीं था पहले, तो देश कैसे चलता था? इसके पहले भी तो नियम कानून थे ही ना। तो बिल्कुल थे। देखो प्राचीन काल में जब अपने यहाँ जो राजा के का जो आज्ञा होता था, जो राजा का निर्देश होता था प्राचीन काल में, वही आपका संविधान था। अगर मैं मध्यकाल में बात करूं तो मध्यकाल में क्या था, दिल्ली सल्तनत आसपास जो इन्होंने जो भी रूल बना रखे थे, जो राजा जो बोल देता था वही संविधान था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स की बात करूं, ब्रिटिशर्स जो 1600 ईस्वी में भारत आए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इन्होंने क्या किया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए, ये पारित किया। ऐसे चार्टर एक्ट आता गया, 1858 का फिर अधिनियम आया, तो ऐसे ही एक्ट बनाए, यही एक्ट था, संविधान था। तो इन्हीं एक्टों के द्वारा भारत का संविधान का निर्माण हुआ है, तो इसलिए एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये एक्ट क्यों पढ़ाते हैं, हम डायरेक्ट संविधान आर्टिकल 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं? तो मेन रीजन आपको मिला, जो ब्रिटिशर्स जो एक्ट लेके आए थे, इन्हीं एक्ट के आधार पर अपना भारत के संविधान का निर्माण हुआ है, तो इसीलिए एक्ट हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आपके मन में आ रहा हो क्या सर वो सारे एक्ट्स पढ़ने हैं? तो बिल्कुल नहीं, एक्ट्स केवल 1773 से स्टार्ट करना है। 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1858, 1861, ठीक है, 1891, 1909, 1919, 1935, 1947, 1942 का जो था, फिर इसके बाद पिट्स, सॉरी, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर ऐसे होते होते संविधान का निर्माण करवा दूंगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन वाला जो प्रोसेस है, सब कुछ आपको बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट समितियां थी, सारी चीजें, सब कुछ, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ आ रही है कि हमें एक्ट्स क्यों पढ़ना चाहिए? ओके। आपके मन में एक चीज और आ रही होगी ना कि सर ये एक्ट्स ब्रिटिश वालों ने भारत में लाया है क्यों? बच्चा इसका सिंपल रिप्लाई ये है कि वो चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत उदय हो सके, इन्होंने ये एक्ट लेके आया, वो अपने फायदे के लिए लेके आया, ये नहीं कि भारत का विकास करना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि भारत में अंग्रेजों का विकास हो सके, अंग्रेजी हुकूमत का विकास हो सके, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इसको लेके डाउट मत रखना, ठीक है। आ जाओ आगे।
तो आपको पीछे पूरा क्लियर है जो मैंने आपको बताया? संविधान क्या है, रूल क्या है, कैसे स्तर है, प्रशासन के अंग क्या है। तो अब मैं आपको यहां से बताने जा रहा हूं कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, कब हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ईआईसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईआईसी, स्थापना कब हुई? 31/12/1600 ईस्वी में ये भारत आती है। ठीक है, ये भारत आ गई है भैया, व्यापार करने के लिए आई है ये ध्यान रखना। तो ये व्यापार कब तक करेगी? इसका जो ट्रेड का इफेक्ट है इसको हम दो प्रकार से बांटेंगे। कहां तक कंपनी ने व्यापार किया, कहां तक कंपनी ने शासन किया। तो अगर कंपनी कंपनी की केवल बात करूं, जो ये कंपनी थी ये व्यापार करती है सन 1600 ईस्वी से लेकर के 1858 तक। ये इनका व्यापार इफेक्ट है जिसको हम ट्रेड इफेक्ट कहते हैं, ट्रेड प्रभाव। ठीक है, ये तो रहा पहला। एक और भी है, इन्होंने कहां पे प्रशासनिक चीजें देखी, वो इनका होता है 1765 से। 1765 क्यों मैं आपको बता रहा हूं अभी जस्ट, पहले ये देख लो 1858 तक। ठीक है, यहां पे इनका प्रशासन इफेक्ट रहा, प्रशासनिक इफेक्ट, कंपनी का प्रशासन में भागीदारी, प्रशासन में प्रभाव। ठीक है, आपको याद होगा सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद संधि में क्या होता है, जो बंगाल का जो राइट्स था, दीवानी राइट्स, कर वसूलने वाला अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। तो यहीं से इनको पहली बार प्रशासन में हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। कोई अगर कर वसूल रहा है तो जाहिर सी बात है ना, वहां के प्रशासन में उनको हस्तक्षेप मिलने का मौका मिल चुका है, मतलब वहां पे अब प्रशासन में घुस चुके हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, 1600 ईस्वी से लेकर के 1858 तक कंपनी शासन करती है, व्यापार करती खूब अच्छे से, लेकिन 1858 में इसको रद्द कर दिया जाता है, कंपनी को खत्म कर दिया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कंपनी खत्म क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि अंग्रेज ऐसा मानते थे ना, जो वहां पे ब्रिटिश कॉलोनी में बैठे हुए लोग थे पार्लियामेंट पे, उनको ये लगता था कंपनी इतना ज्यादा तानाशाही की, इतना ज्यादा मनमानी तरीके से इसने काम किया कि वहां पे विद्रोह हो गया। अगर ऐसे ही चीजें करती रही, कल को वहां पे असंतोष फैल जाएगा और कंपनी को मार भगाया जाएगा। अभी तो मान लो इस तरीके से था, अव्यवस्थित था, तो हमारी कंपनी जीत गई, पर कल को ऐसा हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निस्ते नाबूद वहां पे हो जाए, चीजें वहां पे खत्म हो जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि अब हम वहां पे खत्म करते हैं, सारा शासन जो है क्राउन के हाथ में दे देते हैं, जिससे क्राउन वहां के सारा चीज मैनेज करे और फिर एक पावरफुल तरीके से वहां को उसको दमन कर सके और इंडिया पे अच्छे से अपना शासन कर सके। तो इसीलिए वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने की बात हुई। तो 1858 में खत्म कर दिया गया, वहां से क्राउन रूल पड़ेंगे। तो प्रशासन की अगर मैं बात करूं, प्रशासन कहां से कहां तक आप देखने को मिलेगा, 1765 से। 1765 से क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहां से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको मत भूलना, ये देखो, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो चीजें समझ आ गई आपको? ये अपना एक फ्रेम था, हमने तैयार कर दिया इसको, ये एज ए इंट्रोडक्शन था। कल से प्रॉपर क्लास होगी। प्रॉपर का मतलब हम स्टार्ट करेंगे किस तरीके से, 1757 वाला ये युद्ध हुआ, इसके बाद 1765 वाला, उसके बाद दिन तुरंत हम आ जाएंगे 1773 का रिलेटेड एक्ट क्यों आया, उसके पीछे क्या रीजन था। रिलेटेड एक्ट को पूरा करेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट को पूरा करेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पूरा करेंगे और साथ में कुछ चार्टर एक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लास पसंद आया होगा। ये एज ए इंट्रोडक्शन था, मैंने सोचा आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, क्या चीजें क्या थी, शासन का क्या मतलब होता है, प्रशासन का क्या मतलब होता है, लेवल क्या है। तो इस क्लास में मैंने सब कुछ डिटेल आपको बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो या आपको लगता है कि सर ने कहीं पे एरर किया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इसको शेयर कीजिए। ओके, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम। थैंक यू सो मच।